फेसबुक और यूट्यूब पर प्रीमियर करें। तो साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। और ये दरअसल किसी ने मुझसे कहा, क्योंकि जब मैं ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में पढ़ रहा था तो मेरा इतना मैं डूब गया कि उनका परिचय लिखते लिखते एक लेख की शक्ल अख्तियार कर ली उसने। तो किसी ने अखबार में मैंने कहा कि इसको छापो, तो वो बोले कि मौका क्या है। मैंने कहा मौका ये है कि एक कार्यक्रम हो रहा है उन पर। नहीं, बोले जयंती है या पुण्यतिथि है या कुछ हो तो छापें। मैंने कहा ये बिलेटेड सेलिब्रेशन है जो कंटिन्यू रहेगा। तो हम उन ऐसे लोगों को याद करने के लिए किसी खास दिन, तारीख या वक्त की दरकार नहीं है। और हम आज से इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आगे हमारे साथ सुखप्रीत कहलो हमारे साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। वो 24 जुलाई को हमारे साथ फिर होंगी। और अब्बास साहब की लोग क्यों करते तो बातें हम देखते तो इतना। अर्पिता जी, आप प्लीज लोगों को देख करके बंद करती जाइए, म्यूट करती जाइए। दैट इज द जॉब विच यू हैव टू डू। तो सॉरी, तो ये कह रहा था मैं कि सुखप्रीत जी हमारे साथ अब्बास साहब की कुछ निर्देशित फिल्मों के साथ 24 तारीख को हमसे जुड़ेंगी। उसके बीच में हमारे साथी जया मेहता धरती के लाल को लेकर के भी हमारे बीच में आएंगी। और अंजुम रजब अली या तो पहले या बाद में हमारे साथ आवारा को डिस्कस करने के लिए मिलेंगे और आवारा पर बात करेंगे। इस एक भूमिका के साथ ही वैसे परिचय देना, और ख़ास तौर से जब यहाँ पर सईदा जी बैठी हुई हैं तो सबसे अच्छा ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का परिचय वही दे सकती हैं। लेकिन फिर भी एक औपचारिक चंद सत्रों में मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि वो केवल फिल्मों के लिए, कई लोग उन्हें केवल फिल्मों के नाते जानते थे, कई लोग उन्हें उनके अखबारों के भीतर जो लास्ट पेज उनका कॉलम था उसके जरिए जानते थे। और जब ये मैसेज देश भर में आज के कार्यक्रम का गया तो कई लोगों ने जवाब में लिखा कि ब्लिट्ज के दिन याद आ गए, और हम उनका वो कॉलम लगातार पढ़ते थे। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का एक जो टैलेंट था वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल था। और उनका उनसे होते हुए वो टैलेंट उनके परिवार से ही आज सईदा जी हमारे साथ में हैं, तो उन तक भी आया है। और मैं उनके परिचय के तो मैं बहुत सारे वो छोड़ देता हूँ कि 20 एक फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। कुछ बातें रविकांत जी भी अपने उसमें आएंगे ही। और जैसा हम समझते हैं कि काम को देख करके उनके वो ज़्यादा बड़ा परिचय हासिल होता है। और लेकिन हाँ, ये था कि 73 बरस की उम्र में 74 किताबें उन्होंने लिखी और 20 करीब फिल्मों का निर्देशन किया, और तमाम और सारी फिल्मों के भीतर स्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखे। और एक तरह से कई मायनों में वो पायनियर थे। हिंदुस्तान के सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के साथ जोड़ने वाले पहले शख्स वो थे। कान फिल्म महोत्सव के भीतर फ्रांस में जिस फिल्म को गोल्डन पाम अवार्ड मिला, वो पहली फिल्म और आज तक की इकलौती भारतीय फिल्म ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी नीचा नगर थी, जो मैक्सिम गोर्की के उपन्यास लोअरिंग डेप्थ्स पर जो फिल्म बनी थी नीचा नगर, चेतन आनंद के साथ उन्होंने बनाई। इस तरह से तमाम उनके परिचय के किस्से हैं। और एक सबसे मैं जो समझता हूँ कि एक इतना ईमानदार शख्स जिसके लेखन की एक छोटी सी मिसाल मिलती है गांधी जी को लिखी उनकी चिट्ठी में, जिसमें वो बहुत ही विनम्रता के साथ में गांधी जी को कहते हैं कि आप तकनीक के बारे में, फिल्म की इस आर्ट के बारे में, इस कला माध्यम के बारे में अपनी समझ को रिव्यू कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए और दुरुस्त कीजिए। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक मेरे ख्याल से बहुत सक्रिय ज़िंदगी जी, और बेहद सक्रियता के भीतर आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि इतनी फिल्में बनाई, इतने उन्होंने निर्देशन किया, और तो बहुत बड़े आदमी होंगे। यानी ऐसा कम ही लोगों के पास में होता है कि जिनको नाम, शोहरत और साथ में दौलत भी मिले, तो वो तो दौलतमंद भी बहुत रहे होंगे।
लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने जो भी कमाया उससे ज़्यादा कर्जा लेकर के उन्होंने अपनी नई फिल्मों को बनाने के लिए खर्च किया। और जिन फिल्मों को वो बनाना चाहते थे, जिसका एक हम आज शुरू का मतलब आज की शुरुआत में देखेंगे, रविकांत जी बात करेंगे राही फिल्म पर। वो फिल्में वो थी जो उन्हें पैसा दिलाएं या नहीं दिलाएं, लेकिन वो उनकी वैल्यूज के साथ में कभी किसी तरह का वो समझौता नहीं करना चाहते थे। एक किसी समीक्षक ने उनके बारे में लिखा, मैंने पढ़ा, कोई अंग्रेज नाम था जिसने लिखा कि उन्होंने प्लेबियंस के लिए फिल्में बनाई। अपनी जो फिल्में उन्होंने बनाई खुद, जिन्हें प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, वो आम लोगों की जिंदगी पर फिल्में बनाई थी, लेकिन वो आम लोगों ने उनकी फिल्मों को वैसा कामयाब नहीं बनाया। आमतौर पर ये होता है कि जब हम आर्ट फिल्म्स कहते हैं तो वो एक बुद्धिजीवी तबके के लिए होती है, जो बहुत ही समांतर सिनेमा के भीतर भी जो कहानियां थी मध्य वर्ग की या गरीबों की भी, वो कहानियां सराही जाती थी उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के भीतर। लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास का ट्रीटमेंट अपनी फिल्मों के साथ में ऐसा था कि वो केवल कला के एक ऊंचे पायदान पर जाने के बजाय अपने आप को एक्सप्रेस करने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी रहती थी, और वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया। और इसीलिए उनकी फिल्म्स जो हैं उनके ना होने के बावजूद क्लासिक्स की श्रेणी में है, और उनसे बहुत कुछ सीखना केवल फिल्म की तकनीक के लिए ही नहीं, बल्कि हर तरह से जिंदगी के बारे में हमें सीखें हासिल होंगी। मैं इतना ही कहूँगा। हमारे साथ रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी का परिचय भी मैं संक्षेप में दूंगा कि रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने दिल्ली के कई कॉलेजेस में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, भारत का इतिहास पढ़ाया है, और सन 2000 से वो CSDS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, उसके भीतर वो प्रोफेसर हैं। और सराय नाम का उनका एक प्रोग्राम है, जो जो उस प्रोग्राम के भीतर वो प्रोफेसर हैं। उन्होंने न केवल वो लेखन किया है, जैसे मीडिया पर किताबें उनकी हैं, मीडिया विमर्श, और भी उनकी 2 किताबें मीडिया पर हैं। वो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। और उन्होंने फिल्म भी बनाई है सादत हसन मंटो की कहानी काली सलवार पर, और एक और किसी कहानी का जिक्र है, वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं और फिल्मों का एक अलग तरह का अध्ययन किया। उनके शोध का जो विषय रहा है वो ये है कि सिनेमा के जरिए सामाजिक इतिहास कैसे दर्ज होता है। और वो आज हमारे सामने ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने वक्त के इतिहास को, अपने वक्त के सपनों को, और बेहतर सपनों को, बेहतर समाज बनाने की दिशा में फिल्मों के जरिए कैसे काम किया है, वो राही के माध्यम से हमारे बीच में ये बात रखेंगे। सईदा जी का परिचय देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। वो हमारी सबकी आपा हैं, हमारी कॉमरेड हैं। और जब वो ख्वाजा अहमद अब्बास को हमने याद करने के लिए इंदौर में एक प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने अपना परिचय ये दिया था, अपने परिचय में एक बात कही थी कि हम छोटे छोटे बच्चे सोचते थे कि ख्वाजा अहमद अब्बास की नज़र हम पर पड़ जाए, हमें भी कोई फिल्म में रोल दे दें तो ये उनकी ख्वाहिश थी। ख्वाजा अहमद अब्बास की वे भतीजी हैं, उनके खुद के मतलब ख्वाजा अहमद अब्बास के भाई जो सईदा जी के पिता, वो खुद बहुत बड़े लेखक और शिक्षाविद रहे, और वो उन्होंने कश्मीर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया। सईदा जी ने खुद प्रोफेसर के तौर पर देश में विदेश में पढ़ाया है, और उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में, और फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन के मेंबर के तौर पर बहुत तरह से अपने आप को ठीक वैसे ही सक्रिय रखा है जैसे कि हम समझते हैं कि ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने अपने आप को सक्रिय रखा। इस सब के साथ में उन्होंने बहुत ही शानदार तरह की किताबें हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के पाठकों को दी हैं। रुबाइयात समरद एक जो सूफ़ी शायर थे, सूफ़ीज़्म पर उनका काफ़ी काम है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ऊपर उनकी 4 किताबें शाया हुई हैं।
और फिलहाल भी वे हाल ही पर उनकी एक किताब आई है ख्वाजा अहमद अब्बास की जीवनी, जो बहुत ही मानी खेज है, कुछ एक कंपाइलेशन है, वो भी उनके संपादन में निकला है। तो सईदा जी के पास, और फिलहाल मैं जैसा बहुत सारी संस्थाओं को उन्होंने आगे बढ़ने में, शुरू करने में मदद दी है, और फिलहाल वो ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की सदर हैं, चेयरपर्सन हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इप्टा के साथ और पीडब्ल्यूए के साथ जो रिश्ता ख़ानदानी तौर पर आया है वो आपके साथ और आगे बढ़ेगा और समृद्ध होगा। हमारे साथ राकेश लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इप्टा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और वो मैं उन्हें ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बुलाऊंगा। राकेश के नाटक एक बड़े पैमाने पर हमारे, हाँ मैं ये बात कहना भूल गया सईदा जी के परिचय में कि वो दरअसल सन 2002 के बाद से खास तौर से उनकी जो प्रतिभाएं थीं, या जो उन्होंने जो जिम्मा लिया हुआ था, उसमें एक जिम्मा उन्होंने एक्टिविस्ट होने का जोड़ा है। और न केवल जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ वे खड़ी होती हैं, बल्कि मुस्लिम्स के भीतर भी मुसलमान औरतों के हक के लिए, और कट्टरपंथ जो किसी भी फिरके के भीतर हो सकता है उसके खिलाफ भी उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है। हम सब उनके साथ हैं उसमें। और इसलिए मुझे याद आया कि राकेश का लिखा हुआ जो नाटक रामलीला था, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने में एक मील के पत्थर की तरह से याद किया जाता है। और केवल वही नहीं, बहुत सारे अभी फिर से इप्टा को एक धक्का जब हमारे साथी जितेंद्र रघुवंशी के ना रहने पर लगा, तो फिर से इप्टा को सक्रिय करने और पूरे देश के भीतर इस तरह, जिस तरह से मुमकिन हो, चाहे जूम के जरिए हो, चाहे वर्चुअल स्पेस के जरिए हो, या सड़क पर निकल करके हो, वो उन्होंने उसमें हिस्सेदारी की। हमारे साथ सुखदेव सिंह जी, प्रोफेसर सुखदेव सिंह चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो जनरल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूए के हैं, और उन्होंने भी किसान आंदोलन के भीतर अभी पीडब्ल्यूए का एक सीधा और साझा आंदोलन खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप सबका स्वागत मैं करता हूं। सबका एक एक परिचय अलग अलग दे पाना मुमकिन नहीं है। सभी साथियों का स्वागत है, और मैं राकेश से अनुरोध करूंगा कि वे आज की कार्यक्रम और इस श्रृंखला के ओपनिंग रिमार्क्स दें। थैंक यू। शुक्रिया भाई विनीत। सबसे पहले तो मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की राष्ट्रीय समिति की ओर से हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता हैं, प्रोफेसर रविकांत, डॉक्टर सईदा हमीद, दोनों का इस्तकबाल करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। उनका विस्तृत परिचय भाई विनीत दे चुके हैं, और हमारे साथ जैसा उन्होंने बताया कि इप्टा के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और प्रगत प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय सुखदेव सिंह सिरसा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं लखनऊ से हूं, और 7वें दशक की शुरुआत में मैं कुछ साल के लिए पत्रकारिता से भी जुड़ा, और उस जुड़ाव में लखनऊ में ख्वाजा अहमद अब्बास के उस समय के करीबी दोस्त, जो उस समय यहाँ ब्लिट्स के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, और वो उस समय इप्टा के भी प्रांतीय अध्यक्ष थे। और उस समय मैं इप्टा से और से नहीं जुड़ा था, पत्रकार था, तो एक पत्रकार के नाते मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई, और एक दो मुलाकातें उनके साथ हुई। तो उस सिलसिले में मुझे पहली बार ये पता लगा कि उन्होंने कभी किसी वक्त बताया, बाकी लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, कि उनके कोई पूर्वज कोई 30-40 साल लखनऊ में भी रहे, और उनको लखनऊ के साथ एक खास किस्म का उनका
नाता था, तो एक तो नाता ये रहा। फिर उस समय तो हम लोग एक नायक की तरह, पत्रकारों के नायक की तरह देखते थे। और ब्लिट्स उस वक्त का चर्चित वीकली था, और हम लोग उसके ही एडिटर करंजिया के ने जो बाद में कहा कि ब्लिट्स को आखिरी पन्ने से शुरू करके पहले पन्ने तक लोग पढ़ते हैं, और हम लोग सच में ब्लिट्स को आखिरी पन्ने से पढ़ना शुरू करते थे और पहले पन्ने तक जाते थे। फिर उसके थोड़ी दिनों के बाद मैं प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, और बाद में कैफी आजमी के सौजन्य से, बिशन कपूर के सौजन्य से, उनके ही इसरार पर इप्टा से जुड़ा, और तब उनसे कुछ मुख्तसर सी मुलाकातें। हमारे लखनऊ में उनके एक और करीबी दोस्त थे, वो भी हैं, हयात हैं, प्रोफेसर राज बिसारिया, तो उनके साथ भी उनसे 2-1 मुलाकातें हुई। लेकिन तब उतना हम लोग जानते नहीं थे। बाद में जब जानना शुरू किया, एक अफसाना निगार के रूप में, नॉवेलिस्ट के रूप में, और जैसा भी विनीत ने बताया कि जिस व्यक्ति ने 74 किताबें खुद लिखी हों, तो उन सारी किताबों को पढ़ना, उनकी सारी फिल्मों को देखना, ये अपने आप में भी एक पूरे जीवन का काम है, जिसमें हम लोग लगातार लगे ही हुए हैं, रोज बरोज उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका दिन कौन सा हो, तो उन्होंने खुद लिखा था, अपने आत्मकथा में लिखा है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो पानीपत में के मकान में दफन हो गया, जो मिला नहीं। तो वो शायद उन्होंने लिखा कि ही इज येट टू बी बॉर्न, उनको अभी पैदा होना है, बर्थ सर्टिफिकेट तो उनका मिला ही नहीं। तो इसलिए देखा जाए तो ऐसे लोग कभी जाते नहीं, वो हमेशा विचार के रूप में अपनी तमाम जो धरोहरें वो छोड़ करके गए, वो हमारे बीच में रहते हैं। और उनके पास जाना न सिर्फ एक इतिहास में जाना है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास के पास जाना पूरे प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन के इतिहास के पास जाना है। और अगर उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक तरह से तीर्थाटन है, पिलग्रिमेज है एक तरीके का। तो इसकी शुरुआत किसी भी दिन से की जाए तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। ये 4 श्रृंखलाओं में भी शायद हम उनको पूरी तरह से नहीं जान सकते, इसके लिए अनगिनत श्रृंखलाओं की जरूरत होगी। और ये कोशिश भी हम लोग इधर जो पहले हम लोग शायद नहीं कर सके, कि हम इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन का काम भी शुरू कर चुके हैं, जिसमें इन तमाम अपने पुरोधाओं का, जो तमाम हमारे स्टालवर्ड्स हैं, इप्टा से मैं उनके जुड़ाव के बारे में क्या बताऊं, वो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये उनके ही क्रेडिट में है कि इप्टा की पहली और आखिरी फिल्म, जिसकी चर्चा विनीत ने की, धरती के लाल, और वहां देखिए बिजन भट्टाचार्य और कृष्ण चंद्र से लेकर के, और जोराज सहगल से लेकर के, बलराज साहनी से लेकर के, और वो तमाम लोग हमको इप्टा के की उस फिल्म के जरिए मिलते हैं, और एक तरीके से उनके मार्फत हम उन तमाम लोगों से उस फिल्म के मार्फत मिलते हैं। इसकी अगली श्रृंखला के रूप में आज इस फिल्म के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो आप सबको मालूम है कि वो मुल्कराज आनंद के उपन्यास पर आधारित फिल्म है, और मुल्कराज आनंद का रिश्ता प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के शुरुआती दौर से, यानी वो जो पेरिस में एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंस से लेकर के, लंदन से उसके जुड़ाव से लेकर के, और सज्जाद जहीर के साथ मिलकर के प्रोग्रेसिव राइटर्स की एसोसिएशन की स्थापना से लेकर के वो आगे सिलसिला चलता है, और जिसमें कहीं ना कहीं किसी सिरे पर, एग्जैक्ट कौन सा सन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास भी जुड़ते हैं उस पूरे सांस्कृतिक आंदोलन से। और 43 में बदस्तूर तमाम लोगों के साथ इप्टा की स्थापना में बम्बई में वो शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो धरती के लाल के बाद
47 के बाद 46-47 के बाद जो दूसरी फिल्म है राही मुल्क राज आनंद के उपन्यास पर आधारित, उसमें हमें वो इप्टा के तमाम लोग, प्रेम धवन के गीत हैं उसमें, अनिल विश्वास का संगीत है, उसमें बलराज साहनी है, और उस वक्त इप्टा से उस वक्त तो जुड़े हुए देवानंद हैं और बहुत सारे कलाकार हैं, और साथ में उसमें हम सबके चहेते, हम सबके थिएटर के नायक हबीब तनवीर भी एक जबरदस्त भूमिका में है। और हबीब तनवीर मैं समझता हूं कि अगर उसी भूमिका में, यानी फिल्म की भूमिका में ही रहते तो शायद वो उससे विरत हुए, तो हम लोगों को रंगमंच में प्राप्त हुए, नहीं तो एक बड़े अभिनेता के रूप में वो फिल्मी जगत के अभिनेता के रूप में होते। बहरहाल उस सिलसिले को हमारे साथी प्रोफेसर आदरणीय प्रोफेसर रविकांत इस फिल्म पर, राही पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं उनके बीच में और आपके बीच में और नहीं रहना चाहता। ये हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इन पूर्वजों को, अभी तो यही माध्यम है, लेकिन हम उनकी फिल्मों के जरिए, अभी कोई 1-2-3 साल पहले हमने लखनऊ में ख्वाजा अहमद अब्बास पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, और वो एक उनके पूरे विजुअल्स के साथ उसको मैच करते हुए उसमें एक कथक डांस का परफॉर्मेंस भी रखा गया था। तो इस तरह से हम अपने तमाम इन स्टालवर्ड्स को समय समय पर याद करते हैं, लेकिन लगातार, और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये सारी उसके सूत्र उनके यहाँ हैं कि अगर आप देखेंगे तो अब्बास का समूचा लेखन इस देश की के कंपोजिट कल्चर को एक तरह से समर्पित लेखन, उनका सारा रचनात्मक काम, चाहे उनकी फिल्में, इस देश के कंपोजिट कल्चर को समर्पित है, इस देश की उस जद्दोजहद करने वाली जनता को समर्पित है जो शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। तो हम उनकी रचनाओं के पास जाकर के, उनकी फिल्मों के पास जाकर के एक तरह से अपने आप को ताकत देते हैं, हौसला देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो रूप भाई विनीत ने गिनाए, मुझे नहीं मालूम कि वो कथाकार थे, उपन्यासकार थे, वो स्तंभकार थे, जर्नलिस्ट थे, फिल्मकार थे, नाट्य लेखक थे, नाट्य निर्देशक थे, कविताएं उन्होंने लिखी कि नहीं लिखी, लेकिन मैं जानता नहीं। सईदा आपा बताएंगी कि अगर उनकी कोई कविताएं भी हों, मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे लगता है जब मैंने उनकी कुछ जो फिल्में देखी हैं, तो उन फिल्मों को देख करके मुझे लगता है कि ये फिल्में, और जो जो उन्होंने स्क्रिप्ट्स भी लिखी हैं, जो पटकथाएं भी लिखी हैं, उनको मैं दर्जा देना चाहूँ तो मुझे लगेगा कि ये पोएट्री ऑन सेलुलॉइड है। तो एक तरह से इस तरीके से उन्होंने फिल्मों के जरिए जो उनकी शायद पोएटिक एम्बिशन थी उसको पूरा किया, क्योंकि वो जुड़े थे मशहूर शायर हाली के साथ भी उनका एक रिश्ता है, जो उनके पूर्वज थे, तो उस परंपरा को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। बताने की जरूरत नहीं कि 1857 का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके खानदान में 1857 में उनके परदादा एक तरीके से पकड़े गए थे, और फिर वो सिलसिला लंबा है, लेकिन 1857 की जो कंपोजिट लड़ाई थी वो एक तरह से उसका प्रतीक थे, और उसको उन्होंने, उस प्रतीक को कभी नहीं छोड़ा। और आज जब उस पूरे मॉडल पे एक तरह से प्रहार हो रहा है, कंपोजिट कल्चर को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है, और ये भी है कि वो नेहरू से किस तरह से मिलने गए, तो नेहरू उनके बहुत प्रिय एक तरीके से एक हीरो थे उस समय भी। तो जिस तरह से नेहरूवियन मॉडल को, उस मॉडल को जिसकी पूर्व सदस्य रही हैं सईदा आपा, अब तो वो पूर्व सदस्य क्या, वो योजना आयोग ही पूर्व हो गया। तो उन सारी चीजों को एक तरीके से जब समाप्त किया जा रहा है, तो ऐसे समय में हम अपने इन्हीं पूर्वजों से ताकत लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर इप्टा की राष्ट्रीय समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। बहुत शुक्रिया राकेश। और मैं अब बिना और देर किए, क्योंकि हमने लगभग आधा घंटा अब उन्हें याद करने में बिताया, अब हम राही पर एक तफसील से बातचीत सुनेंगे। हमारे साथ इस बीच में हमारे साथी अरविंद पोरवाल जी और अर्चिष्मान राजू और बहुत सारे और साथी जुड़े हैं। दरियाव सिंह कश्यप जी हरियाणा से जुड़े हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हरियाणा के स्टेट सेक्रेटरी भी हैं। तो अब्बास साहब से उनका रिश्ता पानीपत के ज़रिए भी बनता है। बहुत सबका। अरुणा सिन्हा जी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन से जुड़ी हैं। सारिका श्रीवास्तव दमोह से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो NFIW और इप्टा की मेंबर हैं। प्लीज रविकांत जी। यहाँ पे बिजली चली गई है, आप देख रहे हैं कि अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है और स्लाइड भी दिख रही है स्क्रीन बढ़िया। पे। क्योंकि मैं अभी 2-3 जगह बदल चुका हूँ, मैं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट चली गई हमारे यहाँ। किसी तरह फोन से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये चलता रहे सब कुछ, ताकि बीच में व्यवधान ना पड़े। तो मेरा दिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका स्क्रीन को देखना और उस पर जो है वो सुनना, जो मैं चलाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा आपा हमारे लिए भी मार्गदर्शक रही हैं, और विनीत जी आपने अपने ही ख्वाजा मोहम्मद अब्बास को याद किया, हमें भी प्रेरणा देती रही हैं सईदा जी कि मैं उन पर सोचता रहूं। बीच बीच में मैं उनकी फिल्में देखता हूं, सोचता हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं और मेरे विद्यार्थी कुछ नया ढूंढ कर ले आए। आपने सही कहा राकेश जी कि इतना कुछ वो छोड़ गए हैं हम लोगों के लिए कि पता नहीं कितनी जिंदगियां उसमें लगेंगी उसकी तह तक पहुंचने में, उसको समझने समझाने में। बहरहाल मैं शुरू करता हूं। वो कोई रचनात्मक दृष्टि की जब बात हम करते हैं अब्बास साहब की, और उनका बहुत ही फैला हुआ वितान है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो कोई स्थिर दृष्टि नहीं थी और वो विकासमान दृष्टि थी। लेकिन कुछ मूलभूत बातें ख्वाजा अहमद अब्बास की रचना दृष्टि में जो थी वो बदलती नहीं है, शुरू से आखिर तक नहीं बदलती है। भले ही उसमें स्थितियां बदल जाती हैं और उनकी प्रतिबद्धताएं बदल जाती हैं, लेकिन उनके अवदान का फैलाव इतना विशद है, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, कॉलमनिस्ट स्तंभकार के रूप में, और एक्टिविस्ट के रूप में, और फिल्मकार के रूप में। वह भी सिर्फ लेखक के रूप में नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता के रूप में और निर्देशक के रूप में भी। दिलचस्प है कि वो उस इंसान ने कभी आराम नहीं किया, ऐसा लगता है, और लगातार लिखते रहे। मुझे लगता है कि हमें उस दौर के लोगों पर सोचते हुए ये सोचना चाहिए कि ये इतनी अथक ऊर्जा उनमें कहाँ से आती थी। वो ऊर्जा मेरे ख्याल से उस विजन से आती थी, उस दृष्टि से आती थी कि हमें बहुत कुछ बदल देना है, और हमारी लेखनी में या जिस भी कला को हम अपनाएं, चाहे वह रेडियो का माध्यम हो, चाहे वह सिनेमा का माध्यम हो। और अब्बास साहब ने रेडियो के लिए भी बहुत काम किया शुरुआती दौर में, कांग्रेस रेडियो के लिए, जब कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड हुआ करता था। और कांग्रेस, आप ये तो जग जाहिर बात है कि वो गए थे गांधी जी से मिलने, और गांधी जी ने उनको कहा कि जो कर रहे हो यानी पत्रकारिता, वो करते रहो। और ये अलग बात है कि गांधी जी सिनेमा की दुनिया को उतना पसंद नहीं करते थे, और उनसे भी दो दो हाथ अब्बास साहब ने किया कि सिनेमा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे
कार्य के लिए, हमारे उद्देश्यों के लिए, जन जागरण का जो काम था और एक खास तरह से लामबद्ध करने की बात थी, उसमें भी सिनेमा एक भूमिका शिक्षा में ही सिर्फ नहीं बल्कि लोगों को एक खास तरह से प्रशिक्षित करने में भी सिनेमा की एक भूमिका होगी। इसीलिए उनका सिनेमा सिर्फ मनोरंजक सिनेमा नहीं है, वह शैक्षणिक सिनेमा भी है। वह सिनेमा लोगों को आईना दिखाता है। वह सिनेमा आप सब जानते हैं यथार्थवादी किस्म का सिनेमा है और मैं उस पर उनके एक आध कोट आपको सुनाऊंगा अगर वक्त रहा तो। ये मैं आगे बढ़ने की तो ये विकिपीडिया का पेज है अब्बास साहब पे, उनकी फिल्मों पे खास तौर पर। तो देखिए कि कितनी सारी फिल्में उन्होंने बतौर लेखक, बतौर निर्देशक, बतौर निर्माता उन्होंने कितनी फिल्मों में शिरकत की, बनाया, उसके बनाने में, निर्माण में उनका हाथ रहा। और इसमें से कुछ फिल्में तो कलात्मक फिल्में बेशक थी, कुछ व्यावसायिक फिल्में भी उन्होंने बनाने की कोशिश की। यानी मुख्य धारा के नायक नायिकाओं को लेकर के, हीरो हीरोइनों को लेकर के उसमें गीत संगीत भी डालकर उन्होंने कोशिश की कि जनता तक पहुंचा जाए, आवाम तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद ही एक बार कहा था कि बॉबी का उपन्यास जब उन्होंने छापा था, फिल्म आने वाली थी, उसी समय अंग्रेजी में वो उपन्यास उन्होंने लिखा था ताकि उससे फिल्म की भी पब्लिसिटी हो जाए और पैसों की जरूरत तो हमेशा उनको रहती ही थी, तो कुछ पैसे इनके पास भी आ जाएं उस उपन्यास को बेचकर। तो उन्होंने उसमें उसकी भूमिका में लिखा था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि उन कहानियों पर जिन पर मैं खुद फिल्में बना करके फ्लॉप फिल्में बनाता हूं और उन कहानियों पर जब राज कपूर फिल्में बनाते हैं और वो फिल्में कैसे हिट हो जाती हैं, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर देखिए इसको, इस कहानी को जरूर पढ़िए। तो हर तरह की फिल्में उन्होंने बनाई। मुन्ना भी सत्यजीत रे की फिल्म के साथ दिखाई गई उदाहरण के तौर पर, और दुनिया में उनकी एक पहचान बनती है, वैश्विक पहचान बनती है, धरती के लाल की बनती है। नीचा नगर पहली फिल्म एक तरह से इप्टा इप्टा की तरफ से एक पहले फिल्म कह सकते हैं आप उसको, इप्टा के किरदारों की तरफ से, जो कि एक साथ पर्यावरण पर फिल्म थी। और उसमें जैसा कि मेरे एक साथी बता रहे थे आज दिन में ही कि उसमें आप जाति नहीं होते हुए जाति ढूंढ सकते हैं, यानी सिर्फ वर्ग संघर्ष नहीं, जातियों का संघर्ष भी ढूंढ सकते हैं। नया संसार नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया संसार ही वह अखबार है जो वो फिल्मों में बार बार इस्तेमाल करते हैं उस नाम का, चाहे वो 11,000 लड़कियां हो या नया संसार फिल्म कंपनी ही जो उन्होंने बनाई थी उसमें भी। लेकिन मिला जुला कर वो एक प्रतिबद्ध फिल्मकार थे और उनका उद्देश्य बहुत साफ था कि हम उनके साथ खड़े हैं जो हाशिए के लोग हैं, हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम जिन पर जुल्म होते आए हैं हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी कहानियां बताएंगे। उनको इसके बारे में कोई शक कभी नहीं था। उन्होंने नक्सलाइट्स पे भी फिल्में बनाई, उन्होंने शहर की भी कई परतें खोली, उन्होंने कई तरह की फिल्में बनाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 दिल 4 राहें एक और मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है, प्रिय फिल्म है, क्योंकि उसमें अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह की हिमायत की गई है और उसमें बड़े सितारों ने, मीना कुमारी ने काम किया, उसमें शम्मी कपूर ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने। तो दिलचस्प फिल्म है वो भी। और उन्होंने ग्लोबल कोलैबोरेशंस भी किए, जैसे परदेसी में रूसियों के साथ कोलैबोरेशन किया। तो उनका विजन, उनका दृष्टि का विस्तार जो है बहुत व्यापक था और जितना व्यापक था उतना ही गहरा था। और मैं उस गहराई की ही चर्चा आज करना चाहूंगा उस फिल्म पर चर्चा करते हुए जिसका नाम राही है। ये मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, माफ कीजिएगा।
ये 11,000 लड़कियां से है ये क्लिप। पहले आप देखिए, फिर मैं 2-4 बातें कहूंगा इसके बारे में।
तो ये गाना काफी बजता था रेडियो पे, और ये फिल्म मेरे ख्याल से किसी हेडलाइन से प्रेरित है, अखबार के, कि मुंबई में इतनी सारी लड़कियां काम करती हैं, 11,000 लड़कियां काम करती हैं। हम जानते हैं कि 20वीं सदी का इतिहास शहरों का इतिहास है, शहरों के नए सिरे से बनने और बड़े होने का इतिहास है। और महिलाओं, खासतौर पर गांवों में तो पहले भी महिलाएं काम करती थी, लेकिन महिलाओं द्वारा काम करने का इतिहास भी है। जब ऑफिस बनते हैं नए तरह के, और नई तरह के दफ्तर खुलते हैं, उसमें टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, इस तरह के क्लर्क जैसी महिलाएं, घरों में काम करने वाली महिलाएं, तरह तरह की महिलाएं, तो उनको फोकस करके उनकी क्या समस्याएं हैं, मसले क्या हैं उनके, उस पर अब्बास साहब ने ये फिल्म बनाई थी। माला सिन्हा ने उस लड़की का रोल किया है, और वो बड़े से परिवार को सपोर्ट करती है। भारत भूषण ने एक पत्रकार का रोल किया है, यानी वो ऑटोबायोग्राफिकल है, खुद अब्बास साहब एक तरह से हैं। नया संसार नाम का पत्र चलता है, और किस तरह के संघर्ष उनको झेलने पड़ते हैं मालिकों के खिलाफ। जाहिर है ये वर्ग संघर्ष भी है, मालिक किस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके प्यार के रास्ते में आते हैं, और किस तरह से शोषण करते हैं, यौन शोषण करते हैं। एक आर्थिक शोषण वो पक्ष तो है ही, लेकिन महिलाओं के काम के संदर्भ में यौन शोषण का भी मीटू के युग में हम जी रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन उस समय रेखांकित करने वाले ख्वाजा अहमद अब्बास कितने दूरदर्शी थे इन समस्याओं को, जो खासतौर पर महिलाएं, कामकाजी महिलाएं फेस करती हैं, झेलती हैं। तो ये उन फिल्मों में से एक है जो ख्वाजा अहमद अब्बास ने मुख्य धारा के ढर्रे पे बनाने की कोशिश की थी। ये गाना काफी मशहूर भी हुआ था, और ये फिल्म देखने लायक है। भले ही बहुत अच्छा प्रिंट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, सईदा आपा के पास हो तो जरूर उनसे मांग के देखिएगा। मैं अब आगे बढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। राही नलिनी जयवंत, देवानंद, बलराज साहनी, और भी मनमोहन कृष्ण, बहुत सारे लोग जो कि इप्टा से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने ये फिल्म साथ आकर बनाई थी। और जैसा कि राकेश जी ने कहा, मुल्कराज आनंद के उपन्यास टू लीव्स एंड अ बड का ही रूपांतर था। लेकिन जब हम रूपांतर की बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, खासतौर पर आजकल के फिल्म पर जो काम करने वाले विद्वान हैं, वो कहते हैं कि रूपांतर का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी नकल उतार देना, उसकी जेरोक्स उतार देना, उस कहानी को ज्यों का त्यों पेश कर देना, बल्कि अच्छा रूपांतर वह है जो कि फिल्म के माध्यम को समझते हुए कहानी में कुछ इजाफत करे, उसमें नई चीजें जोड़े। जैसे आप गाने बहुत ज्यादा नहीं डाल सकते हैं उपन्यासों में, कम से कम संगीत के रूप में तो नहीं डाल सकते हैं, आवाज के रूप में तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिल्मों में आप डाल सकते हैं। तो मैं खास तौर पर अपनी इस प्रस्तुति में उस बात पर फोकस करना चाहूंगा कि अब्बास साहब ने जब ये फिल्म बनाई, रूपांतरित की मुल्कराज आनंद साहब की कहानी पे, जाहिर है कि कहानी के ही कई हिस्सों में उसमें इजाफत उन्होंने की, कथ्य में भी इजाफत की, लेकिन साथ साथ उन्होंने संगीत के कुछ ऐसे पक्ष रखे उसमें, वो दिलचस्प हैं और हमारा ध्यान खींचते हैं अनायास ही। कहानी तो बस इतनी है, और कैसे वहां पे एक हृदय परिवर्तन होता है देवानंद का। देवानंद जो कि चाबुक चलाने वाला इंसान है, नौकरी की खोज में गया है असम के चाय के बगानों में, उसका हृदय परिवर्तन होता है क्योंकि वो अपने उन दोस्तों की मानवता को पहचानता है, उन काम करने वालों के शोषण को देखता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं,
ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्लिप। गाना अगर ठीक से सुनाई नहीं भी पड़े तो कम से कम देखिए कि कौन सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। अभी तनवीर का जिक्र राकेश जी ने किया। ये कास्टिंग है। गाना तो बहुत अच्छा है ही, हेमंत कुमार का गाया हुआ। जिंदगी है एक सफर। अगर है दिल की आरज़ू उलझ न होगा खार से। अभी तनवीर ऊपर देखिए। अगर है दिल की आरज़ू उलझ न होगा खार से। खुशी की जो तलाश है उठा लो गम भी प्यार से। सितम में है छुपे करम सहो सितम। अनिल विश्वास का म्यूजिक। अनिल विश्वास भी बाय द वे क्रांतिकारी थे अपने स्कूल के जमाने में ही, और पिस्तौल पकड़ा गई थी उनके पास, तो उनको भागना पड़ा था, तभी हम लोग को इतना बड़ा संगीतकार मिला। हवा की तरह जिंदगी है हर घड़ी रवा दवा, ओ रवा दवा। हवा की तरह जिंदगी है हर घड़ी रवा दवा, ओ रवा दवा। है रुकना नाम मौत का, रुके तो जिंदगी कहाँ। जहाँ तलक उठे कदम 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 चले चलो चले चलो। जहाँ तलक उठे कदम 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 चले चलो चले चलो। ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक साथी के साथ सफर। बहुत काम किया जहाँ तलक है दम में दम करो न गम चले चलो चले चलो। ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी, ये जिंदगी। आगे बढ़ते हैं। ये विकिपीडिया पेज है राही पे। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे गाने हैं। कुछ गाने रिपीट हुए हैं, लेकिन 8 गाने तो हैं ही। 7 गाने तो हैं ही, 2 बार आए हैं। 2 गाने लता मंगेशकर के और एक कली दो पत्तियां, जो कि अनुवाद है टाइटल का, शीर्षक गीत है। कहानी आपको यहाँ से मूलतः पता चल जाएगी, लेकिन मैं, और ये जो दाहिनी तरफ प्ले मीडिया लिखा हुआ है वो दिलचस्प बड़ा किरदार है, और सिर्फ संगीत नहीं बल्कि भाषा को भी ध्यान से देखने की मांग करता है, क्योंकि ये अंग्रेजी का एक खास इस्तेमाल होता है। जिस तरह से मीचा नगर में अंग्रेजी की, उर्दू की और मजदूरों की भाषा की एक खास पहचान है, राही में भी आप पाएंगे कि भाषा के कई रजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, और बहुभाषी ख्वाजा अहमद अब्बास के लिए ये बहुत सहज था कि वो संस्कृति और भाषा के कई रजिस्टर्स एक साथ इस्तेमाल करते थे। उनसे उनको सहूलियत ये होती थी कि किरदार जो अलग अलग तरह के नुमाया होकर के उभरते थे उनकी फिल्मों में। ये गाने सुनने लायक हैं। इस फिल्म में बहुत अच्छे गाने बन पाए थे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता इतना। हाँ, इसमें देखिए पूरबिया कल्चर, इसमें असम भी है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी किनारा, वहां से लेकर के बिहू और विदेशिया कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, इसकी बड़ी मिसाल है ये गाना। ये बिहू
थे और वो डांस डायरेक्टर भी हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं जिन्होंने सांस्कृतिक संघर्ष की भी कहानी है वर्चस्व के खिलाफ। और होली वो साइट बनता है, जगह बनती है, वो माध्यम बनती है होली, जहाँ वो संघर्ष दिखता है। एकदम शुद्ध होली जो हम लोगों ने अपने बचपन में अपने गांव में सुना है लोगों को गाते हुए। हाथे खड़क पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, राधा के हाथे अबीरा, होली चले रंग लाला, होली चले रंग लाला, होली चले रंग लाला। होली हमने सुनी है बचपन में, ये भी बिहार में, झारखंड में। छोटी छोटी नारी गजब नैना डंभाता है तो, छोटी छोटी नारी गजब नैना डंभाता है तो। चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए, चंपा को बजाए मेरो मन को लुभाए। होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंभाता है तो, होली खेलेंगे संग तोरे अंगना डंभाता है तो, डंभाता है तो बजाए करे साए दिया ना, डंभाता है तो। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा अभी हाल में, बहुत फेमस हुआ था, मुंबई में क्या है, यही धुन है उसकी। आगे आगे मेम साहब पीछे फिरंगिया, आगे आगे मेम साहब पीछे फिरंगिया। सोडा की बोतल बगल में, सोडा की बोतल बगल में दबाए साहेब आए बंठन के। यदि घूंघरदार तेरा बाल घुंघरदार, घुंघरदार तेरा बाल, होंठ तेरे लाल लाल सेब जैसा गोल गाल। वो अंग्रेज है ये महिला, तो ये जो मजदूर वर्ग जो अंग्रेजों द्वारा सताए गए हैं, सताए जाते रहे हैं, रोज सताए जाते हैं गुलाम भारत में, वो पकड़ लेते हैं उस लड़की को और खड़ास निकाल लेते हैं एक तरह से। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। ये रिसाइकल हुआ है, जाहिर है ये गाना, और ये रिसाइकल हुआ है तो सही हुआ है
क्योंकि ये अर्लीस्ट होली में से एक है। यानी मैं अपने विद्यार्थियों को अक्सर पूछता हूँ कि उन्होंने कोई होली ऐसी सुनी है जो कि गांव में गाई जाती हो, जो कि गैर फिल्मी होली हो। खास तौर पर दिल्ली में अपने विद्यार्थियों से पूछता हूँ मैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसी होली नहीं सुनी है। और अक्सर बोलते हैं होली खेलत रघुबीरा, या अमिताभ बच्चन की दूसरी जो सिलसिला वाली होली है उसको याद करते हैं। इस होली तक तो कम ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये जबरदस्त होली है क्योंकि इसमें शुद्धता है, एक जमीन से जुड़ी हुई होली है। वो होली है जो जिसमें ज्यादा बनाव नहीं है, और इसमें चूंकि एक कार्निवल जैसा माहौल होता है होली में, जिसमें कि गरीब लोग खास तौर पर उस मौके का फायदा उठाकर ऐसे लोग जो कि उनसे ऊपर हैं उन पर प्रहार करते हैं, उन पर व्यंग की बौछार भी करते हैं, उन पर सेक्सुअल रिमार्क्स भी करते हैं। उनके जेस्चर्स, उनके ऐसे इशारे होते हैं जिसमें से कि उनका भड़ास निकले। जाहिर है मर्द उसका अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं औरतों के खिलाफ, वो सब पक्ष भी है उसका कार्निवल कल्चर का। लेकिन हर मेडिवल चीज में, हर पुरानी चीज में उस तरह के पॉलिटिकल करेक्टनेस खोजना गलत बात है। और मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो अब्बास ये बताना चाह रहे हैं कि वो इस यहाँ की संस्कृति को उतने ही अच्छे ढंग से जानते हैं जितना कोई और जानता होगा। और जब वो मिला रहे हैं इतनी सारी संस्कृतियों को एक साथ, इतने सारे संगीत को एक साथ, इतने सारी भाषाओं को एक साथ, तो उस विजन को, उस दृष्टि को वो गहराई दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है। क्योंकि वर्ग संघर्ष की कहानी सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं हो सकती है, वो एक सांस्कृतिक लड़ाई की भी कहानी उतनी ही है जितनी कि वो सड़कों पर नारे लगाने की कहानी है, जितनी कि वो मोर्चे लेने की कहानी है, जितनी कि वो संसद में सवाल उठाने की कहानी है। और ये अब्बास से ज्यादा कौन जान सकता है, जिसने लगातार गांधी जी से बहस की, जिसने लगातार नेहरू जी से बहस की, जिसने तमाम लोगों से, अपने लोगों से बहस की, अपनी जनता से जिसके लिए वो लिख रहे थे, उससे भी लगातार वो बहस करते रहे। अब ये गाना मेरे ख्याल से वही है, इसको आगे बढ़ा देता तो मैं आखिरी बात एक कोट देना चाहता हूं अब्बास से, उसके बाद अपनी बात में खत्म कर दूंगा। एक सेकंड। एक उर्दू पत्रिका हुआ करती थी शमा, जो दिल्ली से निकलती थी, और उसकी एक बहन हुआ करती थी सुषमा, वो हिंदी में निकलती थी। तो उसमें लंबा सा इंटरव्यू लिया था अब्बास साहब ने फयाज रफत साहब ने। तो मैं कोट कर देता हूँ
इनसे कई लोगों के बारे में बातें होती हैं, मीना कुमारी के बारे में, राज कपूर के बारे में, सत्यजीत रे के बारे में बातें होती है। तो वो कहते हैं कि राज कपूर मेरे लिए शक्तिशाली इंजन है, मेरे विचार दूर दूर तक पहुंचा सकता है, इसलिए मैं उसके कहने पर मछेरे की तिजोरी में नोट भर देता हूँ। तो ये बॉबी को लेकर के बातें हो रही थी। आइए मेरी बनाई हुई निजी फिल्मों की तरफ मैं वास्तविकता में जाता हूँ। वो कहते हैं अपनी फिल्मों के बारे में, मेरा दृष्टिकोण वास्तविक और न्यायपूर्ण होता है। इसके अलावा मेरी फिल्मों पर उद्देश्य प्रभावी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं म्यूजिक का इतना रसिक हूँ और न इतना बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं म्यूजिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी पिक्चरों में म्यूजिक की कमी लोगों को बहुत खलती है, और इसी वजह से मेरी फिल्में इतनी लोकप्रिय नहीं होती जैसे राज कपूर की फिल्में होती हैं। और सच्ची बात तो यह है कि वह एक ग्रेट मेकर है। तो ये महसूस करते हैं कि राज कपूर के शोमैनशिप में जो बात है वो खुद अब्बास साहब में नहीं है, लेकिन वो बतौर टीम उनके साथ काम करते रहे और पैसे कमाते रहे ताकि वो अपने तरह की फिल्में बना सकें। और बहुत सारी फिल्में उन्होंने अपने तरह की भी बनाई, जिसमें कि गहराई भी थी संस्कृति की, और जिसमें विस्तार भी था उनके अपने विजन का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रविकांत जी। और अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो अगर कोई साथी सवाल कुछ पूछना चाहते हों तो हम उनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम सईदा जी से सुनेंगे। राही आज ही उन्होंने देखी और बोली कि आज फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए इसे देखते हुए। तो राही का अच्छा प्रिंट भी जल्द से जल्द ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की साइट पर अवेलेबल हो सके अगर, तो बहुत ही अच्छा होगा। और हम सब लोग उसे एक दिन, आज कई लोगों ने पूछा कि केवल स्क्रीनिंग का कार्यक्रम है या डिस्कशन है, तो मैंने कहा डिस्कशन है, लेकिन कुछ लोग जो थे वो केवल स्क्रीनिंग में ही इंटरेस्टेड थे। तो उसको देखने का मौका बिल्कुल हम सब लोगों को मिलना चाहिए। आप सब YouTube पे देख सकते हैं। हाँ जी, अभी YouTube पर है, वो इतना अच्छा प्रिंट नहीं है, वो हम लोगों ने देखा। तो ज़रूर उसको हम लोग उसकी लिंक भी अगर कोई साथी शेयर कर दे इनबॉक्स में, इसमें मैसेज बॉक्स में, तो और अच्छा होगा। मुझे याद आता है कि किसी कोई एक 5 बच्चों का लिखा हुआ खत भी उन्होंने लिखा था, जो गांधी जी के मरने के बाद में, कि उसमें एक बच्चा है, वो बच्चा गांधी जी को ये लिखता है कि देखिए आपने हमें ये खेल खेलने से रोका था और हमने फिर भी ये बंदूक वाला खेल रोका, और इसलिए आप गुस्सा होकर के स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में चिट्ठी लिखी है 5 बच्चों ने मिलकर के, और वो बच्चा कहता है, मतलब एक वो बड़ा खूबसूरत वाकया है, वो आपको अलग तरह से सुनाऊंगा मैं कभी। लेकिन वो बच्चा ये कहता है, वो 4 बच्चों को इधर उधर रवाना कर देता है, छिप करके 2 लाइनें लिखता है गांधी जी को ऐसी पर्सनल, ताकि 4 बच्चों को पता न चले। और वो लाइनें ये रहती हैं कि मैंने सपने में देखा कि मेरी बंदूक से आपका कत्ल हुआ है, तो आप प्लीज वापस आ जाइए और सबको बता दीजिए कि मेरी बंदूक से आपका कत्ल नहीं हुआ, मैंने आपको नहीं मारा। तो इतना गहरी संवेदनशीलता का, और बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक के स्वभाव के भीतर प्रवेश कर सकने की जो क्षमता थी, वो उस दौर के, ये बात सच है कि ख्वाजा अहमद अब्बास को हम याद करते हैं तो ख्वाजा अहमद अब्बास अकेले ही हमारे सामने रहते हैं, और फिर हम बलराज साहनी को याद करते हैं तो लगता है कि मतलब एक तरह से, मैं सच बताऊं तो मुझे तो उनके बारे में पढ़ करके, उनका लिखा हुआ पढ़ना तो अलग बात है, लेकिन उनके बारे में पढ़ करके ही डिप्रेशन होने लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, उन्होंने कितना काम किया है। तो मैं सईदा जी को बुलाता हूँ। सईदा जी अपने ख्यालात हमारे साथ में साझा करेंगी, प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, और बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई कि आपने इतनी अच्छी तरह से ये सारी बात सामने रखी। मैं इसमें और क्या आपके सामने क्या पेश करूं, सिवाय इसके कि एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी जब एक बार हमें शूटिंग के लिए लेके गए थे, और वो इत्तेफाक से रवि को याद होगा कि वो सीन था जबकि ये लोग, ये अंग्रेज लोग जो थे वो टाइगर हंट के लिए गए थे, और ये जो नलिनी जयंत और ये
देवानंद थे, नलीचंद का नाम उसमें गंगा है, और गंगा का भी एक वजह थी कि उसका नाम गंगा है। तो ये लोग चुपचाप एक कहीं चढ़ के मचान पे देख रहे हैं, और वो एक छोटा सा डायलॉग था, मेरी जिंदगी में वो डायलॉग बहुत रच बस गया था। मैं बहुत छोटी थी, और जैसे विनीत ने कहा, सोचते थे कि शायद उनकी नजर हम पे भी पड़ जाए, मगर वो कभी उनकी नजर हम पे पड़ी नहीं। तो ये जो फिल्म जिसके, और मुझे याद है कि जब पहली बार हमने रवि कांत जी को बुलाया था, वहाँ अपने एक सेमिनार हमने किया था वहाँ तीन मूर्ति में, तो इन्होंने वो डंपा काहे को बजाया, इन्होंने उसके बारे में, ही वाज रियली वेरी, उनको बहुत, उनके मन में वो चीज बहुत ज्यादा इम्प्रेस उनको कर गई थी, और उनको अपना एक पुरानी बातें में भी अपने नानी या अपनी माँ या किसी की कही हुई वो होली के बारे में उन्होंने, मुझे बिल्कुल उसका अंदाजा नहीं था कि डंपा का क्या मतलब है, और उसका पूरा वो सारा जो कैरिकेचर किया था उन्होंने अंग्रेजों का। तो मैं आपको सिर्फ ये 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो ये कि जहाँ अब हम राही की बात कर रहे हैं, तो राही में ये हुआ था कि वो असम पे जाहिर बनाना चाहते थे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टी गार्डन वर्कर्स, और जैसे कि विनीत ने कहा था कि जो, या राकेश ने जो कहा था कि हर पिटे कुचले हर गरीब के साथ वो इंसान खड़ा हुआ था, और उसके पास कोई दौलत नहीं थी, कुछ नहीं था, मगर बस उसका ये था कि राज कपूर के साथ मिलके फिल्म बनाऊंगा, कुछ मिलेंगे पैसे। राज कपूर कहते थे, अब्बास साहब यूज्ड टू कम, बहुत ज्यादा शराब पी के आते थे डॉक्टर अब्बास साहब के यहाँ, और अब्बास साहब उनको निकाल भी नहीं सकते थे, हालांकि वो बिल्कुल इस चीज से बहुत नफरत करते थे, मगर अब कहते थे अब्बास साहब मुझे बस इतना, मैंने, मेरा नाम जोकर में मैंने इतना पैसा गंवाया है, आप कुछ कर दीजिए, वो तो फ्लॉप हो गई। तो फिर अब्बास साहब ने रातों रात उसके लिए बॉबी लिखी, और बहुत नाराज भी बाद में हुए कि तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर देते हो मेरी फिल्म में, मेरी स्टोरीज को। और एक ये क्या कहा इन्होंने कि आवारा वाज द ओनली फिल्म के जिसमें राज कपूर ने कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं किया। उसके बाद चाहे श्री 420, चाहे जो भी उन्होंने उनके लिए लिखा, उसमें अपने उन्होंने एंटरटेनमेंट वैल्यू करके, एंड ऑफ कोर्स इट वाज मतलब जबरदस्त बॉक्स ऑफिस। तो जब ये आसाम जाना चाह रहे थे, तो वहाँ इनको एक उनके बहुत पुरानी एक इनफैक्ट उनको काफी, उनकी फर्स्ट लव ऑफ हिज लाइफ वाज एज अ वुमन हु डिडंट रियली, उनके एक कहानी मेरी ना तमाम मोहब्बत, तो वो वहां रह रही थी शिलोंग में अपने हस्बैंड के साथ, जो बहुत बड़े आईसीएस ऑफिसर थे। तो वहां उनके पास जाके रहे, मगर जिस टी गार्डन में जाके शूटिंग करना चाहते थे, वो उनको धक्के मार के निकाल देते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि तुम तो कुछ एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कहोगे, अंग्रेज ओनर्स। तो फिर आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि नीलगिरीज के कुन्नूर में वो शूटिंग करेंगे राही की, और वहां क्योंकि इंडियन ओन था वो टी प्लांटेशन वाज इंडियन ओन, तो वहां उन्होंने ये शूटिंग की राही की। और उसमें जो इन्होंने, आज मैंने इनको बताया जब विनीत को कि जब मैंने देखी राही, तो वाकई यूट्यूब का जो फिल्म है वो काफी खराब, नमित बहुत खराब प्रिंट है, मगर हम लोगों ने कहीं 5G पे जाके और उसका साउंड वाउंड ठीक करके हमने देखी, तो वाकई आंसू आ गए आंखों में, और मैं वाकई रोई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अफसोस क्या हुआ, शर्म आई कि जिसके साथ मैं बैठी हुई थी कि मैं रो रही थी उसको देख के, क्योंकि ऐसा लगता था कि उन्होंने जैसे कि जो जख्म बिल्कुल ताजा हैं उन पे उन्होंने उंगली रख दी है। बस ऐसा लगता था कि वो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, क्योंकि उसमें एक सीन है, अचला सचदेव उनकी बहुत फेवरेट एक थी, वो हर फिल्म में उनके साथ वो आते, तो वो जो एक कली और दो पत्तियां पीछे उनके बास्केट होती थी, और तोड़ते थे और बास्केट में फेंकते जाते थे, ये तरीकाकार होता था। और फिर वो बास्केट जो थी वो तोली जाती थी, तो अब जब अचला की बास्केट तोली गई तो उसमें जरा ज्यादा वजन था, तो वो जो मैनेजर था वो तो बहुत, उसने कहा इतना वजन क्या है, तो जब उन्होंने हाथ डाला तो उसका छोटा सा एक बच्चा, अब वो कहाँ रखती अपने बच्चे को, उसने बास्केट में डाल दिया। तो उसी बहुत उस पर अताप हुआ, नाराज हुआ, उसको तकरीबन मारने पे आया। उस वक्त जो हीरोइन थी जिसका नाम गंगा था, उसने आके अपनी बास्केट उसमें टांग दी और कहने लगी दोनों बास्केट के जो भी कीमत है इसको दे दो। ये अब्बास साहब की टचेस होती थी उनकी फिल्म में। तो
इसमें जो उन्होंने जो किरदार हैं इसमें, मुझे तो ये किरदार देख के जैसे मुझे लगा कि किस दुनिया में एक मनमोहन कृष्ण, इसमें मनमोहन कृष्ण है कि जिनकी टांग कट जाती है और उसका मुआवजा उसको अंग्रेज देते हैं 50 रुपए, यानी एक टांग की कीमत 50 रुपए। उसमें अचला सचदेव हैं, उसमें हबीब तनवीर हैं। मैंने पहचाना हबीब तनवीर को, मैं तो भूल ही गई थी कि उसमें हबीब तनवीर हैं, मगर आपको याद था रविकांत। तो ये इसमें और उसमें एक अंग्रेज औरत है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ये एक अंग्रेज औरत थी, वो इंडियन के साथ शादी हुई थी उसकी, उसका नाम था केट सेठी, और केट सेठी को उन्होंने इस फिल्म में लिया था एज विद बलराज सानी। तो वो उसके साथ, तो वो आखिर में क्या होता है कि वो जो हैट लगा के औरत आती है उस डंपा काहे को बजाए, तो आखिर में वो मजदूरों के साथ हो जाती है। तो सारी जो पूरी फिल्म इसके बारे में थी कि वो आदमी जो कि रमेश है, जो आता है अपने हंटर लेके मजदूरों पे जुल्म करने, अपना हंटर चलाने, उनको मारने, आखिर में कैसा उसका, जिसको रविकांत दिखाता है, हृदय परिवर्तन होता है। ही इज अ चेंज्ड मैन, मगर कैसे आहिस्ता खरामी से वो होता है। और फिर उसमें जो औरतों की भूमिका है कि वो लीड कौन करता है इस पूरी मूवमेंट को, जब वो कहते हैं कि हमें बोनस चाहिए, हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए, हमें बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमें पानी की रवानी चाहिए, ये सब जब वो डिमांड्स करते हैं तो वो कहते हैं अंग्रेज कि जाओ ये बंदूक लो और उनको कंट्रोल करो। तो बंदूक वो लेके जाता है और उस वक्त उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वो पूरा जो मूवमेंट है उसको वो गंगा लीड करती है, यानी गंगा खड़ी है मशाल के साथ, और वो मशाल से मशाल से मशाल से मशाल जलती चली जा रही हैं, और मजदूरों का एक रेला है, मजदूरों का, टी प्लांटेशन वर्कर्स का। तो उसमें मैं आपको ये और बता दूं कि जब ये फिल्म रिलीज होने, अब्बास साहब ने, जैसे रवि ने बताया कि अब्बास साहब ने ये फिल्म हिंदुस्तानी कहते थे, हिंदी ना कहते थे, उर्दू नहीं कहते थे, तो हिंदुस्तानी और इंग्लिश में बनाई। जब ये उन्होंने फिल्म बनाई तो जो यहाँ के जो टी गार्डन ओनर्स थे उन्होंने बहुत जबरदस्त एजिटेशन किया, और उन्होंने वहाँ लंदन में लिखा कि भाई आप दिस इज वेरी मच, हमारे बहुत बुरी हमारी तस्वीर खींची जा रही है, आप मना करिए। तो उन्होंने वहां से खत आया वहां से पंडित जी के पास कि इस फिल्म को फौरन रोकिए, ये बहुत हमारे खिलाफ, इसमें बहुत प्रोपेगेंडा है। तो उस वक्त वो अपनी जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आई एम नॉट एन आइलैंड, और उसका आपको बहुत खुशी होगी कि उसका एक तर्जुमा, अच्छा सा तर्जुमा किया है उनकी नीस ने, जिसका नाम है डॉक्टर शहला नकवी। उसने इसका, मैं जजीरा नहीं हूँ, तो अब जब एक बार अभी शायद नहीं हुआ है, बट एक बार उसमें आ जाए ना साधारण उर्दू में, तो उसका ट्रांसलेट, इट्स अ डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब वो पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि जब हमने अंग्रेजों को लिखा था कि हमारे खिलाफ जो अमेरिका में फिल्म बन रही थी, जैसे गंगा दीन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जब हमारे खिलाफ वो फिल्में बन रही थी तो उनका क्या रिएक्शन था। तो अब उन्होंने ये कोट अनकोट, मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने ये लिखा, इंग्लैंड इज अ फ्री कंट्री सब्जेक्ट टू नॉर्मल सेंसरशिप, एनी फिल्म कैन बी शोन सब्जेक्ट टू नॉर्मल सेंसरशिप। तो पंडित जी ने उसका जवाब दिया, तो आप भी उनको यही लिख दीजिए, इंडिया इज अ फ्री कंट्री एंड एनी फिल्म कैन बी शोन सब्जेक्ट टू सेंसरशिप। तो मतलब वो एक तरह का उनका जो आपस में रिश्ता था, वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड उन्होंने 3 चैप्टर्स हैं उनके आई एम नॉट आइलैंड में, जिसका नाम है माय लव अफेयर। अब वो लव अफेयर किसके साथ था? नेहरू के साथ। ही वाज एन अनअबैश्ड लवर ऑफ नेहरू, ये दैट इज, वो बिल्कुल उनका नहीं हिला, उनका वो विश्वास। तो इसमें जो उनका स्लोगन था वो था अन सुंदर इनकलाब, ब्रेड ब्यूटी रेवोल्यूशन, अन सुंदर इनकलाब। और गंगा दीन जो एक फिल्म बनाई थी इन्होंने, अमेरिकन्स ने जो गंगा दीन फिल्म बनाई थी, उस इतनी वाहियात उसमें जो उन्होंने इंडियंस की जो तस्वीर कशी की थी वो इतनी वाहियात थी, यानी बारबेरियंस, ट्रेचरस, द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल्स,
और एक अंग्रेज, इनोसेंट अंग्रेज पकड़ा जाता है, और वो पठान है, और वो पठान क्या कपड़े पहनते हैं, वो टाइट लॉइन क्लॉथ यानी लुंगियां पहनते हैं, यानी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि पठान जो है वो शलवारें पहनते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो अलग बात है। तो गंगा दीन पे इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके खिलाफ लिखा था, और उसमें आइडिया ये था कि एक उसमें एक भिश्ती होता है, भिश्ती इज अ वाटर कैरियर, तो एक भिश्ती होता है जिसका नाम है गंगा दीन। अब वो हर वक्त गिड़गिड़ाता रहता है अपने मास्टर्स के सामने, और सबसे बड़ी क्वालिटी इंडियन की ये थी कि वो गिड़गिड़ाए अपने मास्टर्स के सामने, और आखिरकार वो गिड़गिड़ाता हुआ उनकी जान बचाने के लिए वो गंगा दीन अपनी जान दे देता है। तो उसमें उनका एक सेंटेंस था, गंगा दीन, यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन आई एम। तो इसको लेके उन्होंने उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग लेख लिखा इसके बारे में। तो ये एक अब्बास साहब की कुछ झलकियां हैं कि आपसे कहाँ तक मैं क्या क्या बातें आपसे शेयर करूं। He was a man who had lost his birth certificate. वो कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा कफन जो है, वो मुझे जो कफन देना, वो ब्रिट्स के लास्ट पेज का कफन मुझे देना, और मेरे आगे एक महाराष्ट्र का लेज़म बैंड बजे। जब मेरा जनाजा उठे, तो जब हम लोग जुहू चौपाटी पे पहुंचे, तो महाराष्ट्र का एक लेज़म बैंड हो, मेरे सीने पे ब्लिट्स के लास्ट पेजेस हो, और मेरी जो मीटिंग जो हो अगर मेरे लिए करो, तो उसमें एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, एक पारसी, ये लोग सब, यानी पूरी उन्होंने अपनी ये लिखी थी। तो बाकी तो आप सब जानते हैं, आपने PWD का प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जिक्र किया, जिसके वो वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स, जहां पहली बार वो सज्जाद जहीर साहब से मिले, मंटो से मिले, रजिया सज्जाद जहीर से मिले, इस्मत चुगताई से मिले, मगर इश्क उनको हो गया कृष्ण चंद्र से। उनके साथ उनका बहुत ही जबरदस्त रिश्ता था, और एक कृष्ण चंद्र और एक महेंद्र सिंह बेदी, ये उनके साथ। और फिर उन्होंने इप्टा के लिए जो प्ले लिखा, एक प्ले उन्होंने, बस मैं आखिरी बात कह रही हूँ क्योंकि वक्त हो गया, इप्टा के लिए उन्होंने एक प्ले लिखा जिसका नाम था ये अमृत है, और वो एक साइंटिस्ट के बारे में था कि जो ऐसा एक दवा या कोई किसी किस्म का एलिक्सर इन्वेंट करता है कि जिससे इमॉर्टैलिटी मिल जाए। अब सब उसके पीछे पड़े हैं कि हम, कोई बिजनेसमैन, कोई मिलियनेयर, कोई नवाब, कोई शहजादी, कोई सोसाइटी, सब के सब उसके पीछे पड़े, मगर वो एक मजदूर के पास जाता है और वो कहता है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तो वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि आई एम इमॉर्टल। ये इसकी ट्विस्ट था। और दूसरा प्ले जिसके बारे में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, वो था जुबैदा, जिसमें कि दमयंती सानी थी, जिसमें जोहरा सैगर थी, जिसको बलराज साहनी ने डायरेक्ट किया इप्टा के लिए। और पहली बार वो जब लेके आए उसको वहाँ हॉल में, तो पहली बार एक बारात लेके आए जिसमें एक घोड़ा भी स्टेज पे आया, तो वो दैट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, इंसान जब आदमी ये पिटारा खोलता है तो इसमें बहुत सी दास्तानें होती हैं, और आपसे तो गुफ्तगू जारी ही रहेगी। तो मैं बस यहीं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सईदा जी। और मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास इतना अभी आगे और मौका है कि हम आपसे, आपके पास जो मौजूद है यादों का समंदर, उसमें से थोड़ी बूंदें और हासिल कर सकेंगे। तो अगली मीटिंग्स में भी सईदा जी हमारे साथ रहेंगी और हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे। ये बात भी कि राज कपूर के साथ तो उनका अब्बास साहब का एक नाम हमेशा साथ आता ही है, लेकिन ये बात हमें नई जानकारी मिली कि कृष्ण चंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी के साथ उनका एक इश्क का जो रिश्ता आपने बताया। और राकेश ने इस बीच एक नया वो बताया कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसमें इस फिल्म में एक शब्द का इस्तेमाल किया था पहली मर्तबा, वो प्रेमता शब्द था, प्रेमता, जो कि एक तरह से एक प्रयोग था, और वो उन्होंने ऐसे प्रयोग किए कई। और जो आपने उनका आखिरी उसका जिक्र किया, उसमें एक ख्वाहिश उनकी और थी कि मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को समंदर के रास्ते, समंदर के पास से ले जाना, क्योंकि वो जगह उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी। तो और ये आपने जो उनका कहा कि रोटी
सुंदरता, ब्रेड, ब्यूटी एंड रिवॉल्यूशन और इंकलाब, ये तीनों का जोड़ उनका जो था वो उनके भीतर हमेशा रहा। उन्होंने, उनकी निगाह कभी लोगों के पेट की तरफ से नहीं हटी, जो गरीब हैं उनका पेट भर रहा है कि नहीं, वो किस मुश्किल में रह रहे हैं, और इस जीवन में फिर भी इस सब के बावजूद जो सुंदर है और जो सुंदर बनाया जा सकता है, जिसकी कोशिश में इंकलाब किया जाता है, चाहे वो कामयाब हो चाहे नाकाम हो, और मुसलसल चलता रहता है, वो उस दौर के उस तरह की सोच के इंसान थे जिन्होंने कलम को, जैसे मैं याद करता हूँ, मैंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी थी जो फोटोग्राफर सुनील जाना के ऊपर, जिन्होंने फोटोग्राफी को, जिन्होंने कैमरे को ही अपना हथियार बनाया इंकलाब का, वैसे इस समाज को तब्दील करने के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म को, कलम को अपना हथियार बनाया। तो और न केवल ये, बल्कि उन्हें केवल अमिताभ बच्चन के को पहली फिल्म में लॉन्च करने के लिए, अभी मैं ये देख रहा था कि अमिताभ बच्चन ने भी लिखा कि हमको 3rd क्लास के उसमें कूपे में ले गए क्योंकि पैसे ही नहीं थे उनके पास में, और हमको कोई जानता नहीं था, नए लोगों को लेकर के हमको वहाँ ले गए 3rd क्लास की ट्रेन में गोवा, और वहाँ पर वो फिल्म बनी। तो वैसे ही उन्होंने शबाना आज़मी को भी पहली फिल्म फासला में लॉन्च किया था, और निम्मी भी उन्होंने ही परिचय करवाया। मेरे, अगर किसी का कोई सवाल है या कोई बोलना चाहता है तो प्लीज़ इसमें अपनी बात को जोड़ सकते हैं, और हम आगे, रविकांत जी, सईदा जी जवाब देने के लिए यहाँ पर हैं, तो प्लीज़ अपना हाथ या तो उठा दें या ये एक सवाल मेरा है रविकांत जी से, वो बताएंगे बेहतर। मैंने तो फिल्म पहले बहुत देखी थी, आज देखी, और कुछ और फिल्में जो उनकी देखी हैं उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे जो लगा, मैं बहुत फिल्म का देता नहीं हूँ, कि इसमें लॉन्ग शॉट्स का प्रयोग बहुत है, जैसे सिचुएशनल, तो जैसे ये कि सिचुएशन को उभारना उनकी प्रायोरिटी होती थी, करेक्टर्स को उस तरह से क्लोज शॉट्स में लेना और करेक्टर्स को उभारना कम प्रायोरिटी है, सिचुएशन को उभारना ज्यादा प्रायोरिटी है। इसका कारण यह है, या मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है। कुछ रविकांत जी इस बारे में बताएं। दो चीजें, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। अब्बास साहब की फिल्मों में बहुत भीड़ होती है, उस भीड़ के लिए लॉन्ग शॉट जरूरी है। कैमरा अगर फोकस्ड है मेरे चेहरे पे या नीचे से मुझे देख रहा है, या तो इसका मतलब ये है कि मुझे बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि लॉन्ग शॉट में उस सामूहिकता का प्रतिनिधित्व होता है, और उनका ध्येय यही था कि सामूहिकता का रिप्रेजेंटेशन किया जाए, उसकी नुमाइंदगी की जाए, कि आप नायक नहीं हैं, आप नायिका नहीं है, बल्कि आप इनमें से, इस भीड़ से, इस समुदाय में से एक या दो चरित्र हैं। जाहिर है अंततः सिनेमा एक माध्यम है जिसमें नायक और नायिका को भी उभारना पड़ता ही था, लेकिन आपका जैसे जो गाने मैंने दिखाए उसमें कितने सारे लोग हैं, होली में होते हैं, फिल्मी होलियों में भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इतने सारे लोग आपने बहुत कम देखे होंगे किसी भी फिल्म की होली में, जितने अब्बास साहब की इस फिल्म की होली में, और इतनी धुनें जिससे कि सब कुछ रिप्रेजेंट हो जाए। तो एक विशाल, जो दृष्टि का विस्तार मैं कह रहा हूँ, इतने पढ़े लिखे थे और इतना कुछ देखा सुना हुआ था उन्होंने, और इतना घूमे हुए थे कि वो सब कुछ आ जाता था उसमें। और जाहिर है कि एक हायरार्की फ्रॉम द टॉप नहीं है, कैमरा उनका देखने का नजरिया नीचे से है, बॉटम्स अप है, निम्न वर्गीय तरीका है देखने का, इसलिए कैमरा भी उसी भाषा में हमें दिखाने की कोशिश करता है, उसी नजर से पेश करता है उस कहानी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो इस होली को देख करके मैं बिल्कुल ही लालोट हो जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्रामाणिक होली है, जो कि फिल्मी होलियों से अलग है, काफी अलग है। और विदेशिया, जाहिर है भिखारी ठाकुर की विदेशिया हम जानते हैं कि वो एक माइग्रेंट
लोगों की कहानी कहता है, उनके दुख दर्द को बयान करता है। हम जानते हैं जो नाटक उन्होंने बनाए, जो गीत उन्होंने बनाए, उसका इस्तेमाल भी इन्होंने किया। मैं वही कह रहा था कि वो लोगों पे ये भी जताना चाहते थे और फिल्मकारों को भी बताना चाहते थे कि जो 26 जनवरी की परेड आप एक ढंग से देखते हैं दिल्ली में, उसका एक दूसरा चेहरा भी होता है, या जो सरकारी परेड होता है जो अंग्रेज करते थे उस जमाने में या बाद में हिंदुस्तानी करने लगे, उसका एक दूसरा चेहरा भी होता है, देखने की दूसरी नजर भी होती है, कैमरे की दूसरी आंख भी होती है। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई साथी कुछ कहना चाहें? मेरे ख्याल से हम लोग वक्त भी सही वक्त पर पहुंच गए हैं, जहां की हमने 7:30 बजे तक का सोचा था। और सवाल तो जाहिर है कि बहुत सारे हम लोगों के बीच में जब हम फिल्म देखेंगे तो भी बनेंगे। और ये तकनीकी पक्ष जो हैं, जिसमें कट्स हैं, कैमरा है, उसका प्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे बीच में जो एकता के साथी जो वाकई फिल्म निर्माण में या नाटकों के निर्माण में हैं, उनके लिए मददगार होंगे। क्योंकि दो बीघा ज़मीन और धरती के लाल जैसी फिल्में, बिमल रॉय की दृष्टि और ख्वाजा अहमद अब्बास की दृष्टि और उनके कैमरे के प्लेसमेंट के फ़र्क, ये सभी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हमें नई चीज़ें जानने को, सुनने को मिलेंगी। मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का, और ख़ास तौर से रविकांत जी का, सईदा जी का, और बाकी सभी साथियों का, राकेश और सुखदेव सिंह जी, जिन्होंने इस मीटिंग को समृद्ध किया। और हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, एक बात और सूचना के तौर पर कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को छोटा मोटा एडिट करके बहुत हल्का सा, जहाँ डिस्टर्बेंसेस आए होंगे, हम परसों इसको इप्टा के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर प्रीमियर भी कर देंगे। तो इसका ऑडियंस, इसका रीच और ज़्यादा लोगों तक होगा। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छी जानकारी। शुक्रिया रविकांत जी को आयोजन हम के लोग लिए। फिर बुलाएंगे कुछ दूसरी चीजों के लेकर के, हाँ, क्योंकि हाँ। जरूर जरूरी चीजें शेयर की जा सकती हैं, दूसरी फिल्मों पे भी जो काम होगा। जी जी, बात करेंगे जरूर। जी जी जी, जब भी आपसे बहुत आदेश